मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे तीसरी दुनिया किसे कहते हैं, तीसरी थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ कौन से होते हैं और उन कंट्रीज़ की क्या विशेषताएं हैं। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बनता है। तो शुरुआत करेंगे थर्ड वर्ल्ड। तो थर्ड वर्ल्ड का शब्द का यूज़ अल्फ्रेड सोवी द्वारा किया गया था। फ्रांसीसी लेखक थे अल्फ्रेड सोवी, याद रखना, छोटा दो लाइन हमेशा पूछा जाता है। 1952 में किया था, ऐसा नहीं, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सोवी के अनुसार तीसरी दुनिया इन्होंने जो बताई थी, ये उन अज्ञात और शोषित देशों का समूह है जिन्हें प्राय तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है, जो कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं। तो संकेत मुख्यतः एशिया अफ्रीकी एशियाई जो देशों की तरफ थे, जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जकड़ में थे या फिर जो अभी अभी आज़ाद हुए थे। तो इन सब जो गरीब विकासशील राष्ट्र थे, इन सब को मिलाकर तीसरी दुनिया कहा जाता था। इसके दो अर्थ निकलते हैं। जो 1950 के आसपास जो तीसरी दुनिया थी, वो उस समय के अर्थ के अनुरूप शीत युद्ध जब चरम पे था, तो ये उन गुटनिरपेक्ष राज्यों को भी कहा जाता था जो न तो पश्चिमी शक्तियों से प्रतिबद्ध थे और न ही साम्यवादी गुट से प्रतिबद्ध थे, यानी वो बीच के देश जो दोनों ही गुटों से नहीं जुड़े हुए थे। तो 1950 के आसपास ये अर्थ निकला था। लेकिन उसके बाद में थर्ड वर्ल्ड जो शीत युद्ध खत्म होने के बाद में केवल उन देशों के रूप में कहा जाता है जो कि मुख्यतः विकासशील राष्ट्र हैं या अल्पविकसित राष्ट्र के लिए ही ये प्रयुक्त किया जाता है, नहीं वो गरीब देश जो कमज़ोर रह गए विश्व व्यवस्था के अंदर। तो तीसरे विश्व की अवधारणा एक माओ द्वारा भी की गई थी। माओ अब चीनी नेता थे, माओ त्से तुंग को शॉर्ट में माओ बोला जाता है। तो 20वीं सदी के छठे दशक के आसपास, यानी 1950-60 के बीच में इन्होंने ये कहा था, तीन दुनियाओं की कल्पना की थी। तीन दुनियाओं में इनके अनुसार पहली दुनिया क्या थी, केवल दो महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत संघ, ये पहली दुनिया। दूसरी दुनिया जो उन देशों से मिलकर थी जो इन शक्तियों के साथ सैनिक और व्यापक गठबंधन में हैं। और तीसरी दुनिया उन देशों का समूह है जो कच्चा माल पैदा करते हैं और बड़े देशों के उपनिवेश थे तथा जो आधुनिक औद्योगिकरण से दूर और बहुत दूर है। तो इसी सेंस में आज भी थर्ड वर्ल्ड का यूज किया जाता है। हालांकि पहली और दूसरी दुनियाओं के नामकरण में मतभेद रहे हैं, पर मुख्यतः लगभग यही अर्थ अभी भी चल रहा है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इन सभी राष्ट्रों की समस्याएं एक जैसी हैं और यूएनओ के अंदर मतदान करते समय ये राष्ट्रों में एकजुटता नॉर्मली देखी जाती है। तो ये सब तीसरे विश्व की अवधारणा के कुछ मुख्य परिभाषा में शामिल किए जाने वाले तत्व हैं। इसके अलावा अपन देखेंगे कि तीसरे विश्व युद्ध के देशों की सामान्य विशेषताएं क्या हैं, यानी कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो सामान्य रूप से नज़र आती हैं, हर देश में नज़र आती हैं। तो अपन देखते हैं कि तीसरे विश्व के जो देश हैं वो, इसमें 4.4 अरब लोग इसमें रहते हैं, जो 7 अरब लोगों में से लगभग तो 75% के आसपास होंगे। तो यहाँ पे लगभग एक तिहाई के पास साफ पीने का पानी नहीं है, एक चौथाई के पास में शौचालय नहीं है, एक चौथाई के पास में मकान नहीं है, 5वें हिस्से के पास चिकित्सीय सुविधाएं नहीं हैं, यानी 20% के पास, और 20% के पास ही बच्चे 5वीं क्लास से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं या बच्चे भूखे नंगे हैं। तो ये सारी विशेषताएं इन सारे देशों में नज़र आती हैं। तो मुख्य बिंदुओं की अपन चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है जीविकोपार्जित कृषि एवं बागवानी प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी इनका जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य जो 3 सेक्टर माने जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी सेक्टर पे ही ज़्यादा निर्भर करती है, जो मुख्यतः कृषि उसमें शामिल होता है। तो अधिकतम जनसंख्या कृषि कार्य कर रही होती है और कृषि का जो प्रोडक्ट है उनके अपने को सबको आम जिंदगी में अपने को नज़र आता है कि उनके जो भी प्राइस हैं वो ज़्यादा अप डाउन नहीं होती, एक नॉर्मल प्राइस हमेशा चलती रहती है, उससे ज़्यादा बेनिफिट कभी भी नहीं मिल पाता है। हमेशा ही गरीब
बने रहते हैं जब तक ये इस अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं। ये मजबूरी है इनकी, इनके पास कोई तकनीकी साधन नहीं होने की वजह से इनको कृषि जैसे कार्यों में ही संलग्न रहना पड़ता है। फिर दूसरा निर्यातों पर आश्रित। निर्यातों पर आश्रित मतलब ये कुछ इनके जो संसाधन होते हैं, इनकी ज़मीन पे जो भी कुछ ज़मीन के अंदर या जंगलों में या कहीं भी कुछ भी ऐसे साधन होते हैं, उनका ये निर्यात करते हैं, उससे कुछ मुद्रा ये प्राप्त करते हैं, विदेशी मुद्रा। इसका लेकिन इनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता। वजह ये होती है कि अपन अगर कच्चे माल को बाहर भेजते हैं तो उसके कुछ पैसे अपने को कम मिलते हैं। अगर अपन उसी कच्चे माल से कोई सामान बनाएं और सामान को बाहर बेचें तो उसकी कीमत अपन ज़्यादा वसूल पाते हैं। तो वो कार्य ये देश नहीं कर पाते। ये कच्चे माल को वहाँ बेचते हैं और उसी से जो भी वस्तु का निर्माण होता है उसको ये फिर खरीदते हैं। तो यानी कम दाम में सामान बेच के ज़्यादा दाम की वस्तु को ये खरीद के लाते हैं। कुल मिला के ये घाटे में ही रहते हैं। लेकिन वजह ये है कि इनके पास तकनीक नहीं होने की वजह से उस चीज़ का ये निर्माण भी नहीं कर पाते। फिर तीसरा है असंतुलित घटक। असंतुलित घटक मीन्स इनका जो उद्योग धंधे हैं ये विकसित नहीं हो पाते। इसकी वजह ये मानी जाती है कि उसे उद्योग धंधों के लिए कुछ 2-3 बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, वो ये पूरी नहीं कर पाते। जैसे कोई भी मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, वो एक उद्योग से दूसरे उद्योग में नहीं जाना चाहता, एक ही उद्योग में जीवन पर्यंत कार्य करता रहेगा। यानी उनके अंदर जो परिवहन जैसी चीज़ों से इनका जुड़ाव कम होता है, यानी गतिशीलता इतनी नहीं पाई जाती। जितनी ज़्यादा गतिशीलता है उद्योग अपने अर्थव्यवस्था में होती है, यानी लोग इधर से उधर जितना ज़्यादा होते हैं उतने ही ज़्यादा अपने उस आर्थिक व्यवस्था को पनपते हुए देखा जा सकता है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो इन देशों की अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं। तो अर्थव्यवस्था हमेशा का पक्ष हमेशा ही कमज़ोर बना रहता है। चौथा बिंदु है जनसंख्या वृद्धि। यानी सभी देशों में जनसंख्या अधिक की वृद्धि दर अधिक है और जनसंख्या भी ज़्यादा है। तो ये एक सामान्य विशेषता है जो यहाँ पे देखी जाती है। जनसंख्या की वृद्धि होने से आय में जो आय है वो इनकी वास्तविक आय वो कम रहती है, क्योंकि अधिक जनसंख्या में उनके हिस्से में कम ही उनके जो आर्थिक संसाधन हैं इनके हिस्से में आ पाते हैं। फिर 5 नंबर की है अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाएं। यानी इनकी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, पॉलिटिकल सिस्टम जो इन काम कर रहे हैं, जो सरकारें यहाँ काम कर रही हैं, वो अस्थिर होती हैं, यानी अपना पूरा कार्यकाल पूरा नॉर्मली नहीं कर पाती। वजह क्या होती है कि राजनीतिक प्रक्रियाएं संक्रमण के दौर में होने के कारण, संक्रमण मतलब ट्रांजिशन, यानी एक चीज़ से को छोड़ कर दूसरी चीज़ को तरफ ये निकले, यानी एक तरफ छोड़ के कहाँ से निकले, जो अपनी व्यवस्था थी अभी तक इनके ऊपर किसी दूसरे देश का अधिकार होता है। जैसे भारत पे ब्रिटेन का था, तो उसको छोड़ के अभी नए नए स्वतंत्र होकर अपने खुद की व्यवस्था पे ये जब फॉलो करना शुरू करते हैं तो वो संक्रमण का दौर होता है। उसके अंदर संविधान में लोकतंत्र के जो आधार है वो सुनिश्चित नहीं हो पाते हैं, तो बार बार संशोधन किए जाते हैं और हर सरकार आती है वो पहले वाली सरकार के मूल्य को बदल के दूसरे मूल्य आरोपित कर देती है, मतलब उनकी सोच दूसरी हो जाती है। इस वजह से अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर 6 नंबर पे करिश्माई नेतृत्व है। यानी इनके ये देखने में नज़र आता है कि इनके हर देश की कार्यपालिका प्रधान है वो एक करिश्माई नेता होता है। वजह ये होती है कि अभी अभी आज़ाद हुए हैं और स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जो बड़े नेता थे वो ही कार्यपालिका के अध्यक्ष या जो देश के मुखिया बन जाते हैं, तो उनको वहाँ की जनता केवल अध्यक्ष के रूप में ना देख के एक राष्ट्रपिता के रूप में मानने लग जाती है। तो ये सारी विशेषता यहाँ पे नज़र आती है। जैसे भारत में नेहरू जी के थे, नासिर और शेख मुजीब बांग्लादेश, इन सब की अपन एग्जांपल देख सकते हैं। इसके बाद में आता है विधायिका का ह्रास। यानी जो यहाँ की विधायिका है जो कानून बनाने का कार्य करती है वो मुख्यतः अपने कानून बनाने के कार्य में सफल नहीं हो पाती। वजह ये होती है कि समाज बहुल समाज होता है, परस्पर विरोधी और अधिक संघर्षित शक्तियाँ, यानी समाज एक जैसा एक रूप नहीं होता। विकासशील देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग भाषाओं के या मतलब विभेद होता है एक वर्ग दूसरे वर्गों से। तो इस वजह से इनमें खिंचाव बना रहता है, तो कोई भी एक कानून पे ये सहमत नहीं हो पाते, जिसकी वजह से यहाँ की विधायिका वो कमज़ोर बनी रहती है कानून बनाने में। फिर है एक दल प्रणाली। एक दल प्रणाली यानी इनके देशों में हमें एक दल
ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में होता है। वजह ये होती है वो दल जो राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं स्वतंत्रता के, उसमें उसने प्रतिनिधित्व किया होता है और देश को उस टाइम जो विरोध की जो बागडोर उसके कमान में रहती है, तो वही दल आगे चल के नेतृत्व करता है, तो दूसरे दलों को पनपने नहीं देता और लोगों का सपोर्ट भी उस दल को अधिक होता है, क्योंकि भावनात्मक रूप से वो ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद में आता है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार इनकी मुख्य विशेषता मानी जाती है विकासशील देशों की। इवन ये भी माना जाता है जो विकसित देश थे वो भी कभी भ्रष्टाचार से युक्त रहे, यानी कि जैसे अपन देखें यूएसए, तो यूँ कहा जाता है यूएसए भी 1970s में उतना ही करप्शन में था जितना आज के समय अपन भारत में देखते हैं। तो यहाँ लगभग जहाँ यूएसए में 90% टैक्स वसूल कर लिए जाते हैं, वहाँ विकासशील देशों में केवल 50% लोगों से टैक्स वसूल किया जाता है। और जो भारत पाकिस्तान का जो एरिया है वो विश्व का भ्रष्टतम एवं निकृष्ट प्रशासित क्षेत्र है, यानी जहाँ प्रशासन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है और जहाँ पे सबसे भ्रष्ट लोग रहते हैं, ये माना जाता है। जो यहाँ के जो भी अब इनका पैमाना क्या रखा जाता है, ये इतना ज़्यादा अपने को समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये माना जाता है विकासशील देश। भ्रष्टाचार यहाँ की एक सामान्य विशेषताएं होती हैं। वजह बहुत सी होती हैं, अपने अपने देश की अपने अपने वजहें होती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखें विलासितापूर्ण खर्चे, यानी इन देशों की जो अभिजन वर्ग एलिट क्लास जिसको कहते हैं वो अनाप शनाप खर्च करती है, यानी जो खर्चा विकास में होना चाहिए उसकी बजाय ये भोग विलास में वो खर्चा कर देते हैं। महंगी महंगी वस्तुएं बाहर से खरीदना, जैसे गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ। फिर आता है सैन्य सामग्री पर खर्च, यानी इन देशों के द्वारा काफ़ी खर्चा सैन्य सामग्री को खरीदने में किया जाता है, क्योंकि आपस में इनके युद्ध नए नए आज़ाद होते हैं तो दो देश आपस में पार्टीशन होता है। जैसे भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो फिर वो आपस में उनकी तनातनी बनी रहती है और उनको खतरा रहता है युद्ध का, तो हमेशा ही हथियार खरीदने पड़ते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि तकनीकी विकास नहीं होने की वजह से खुद के हथियार वो बना नहीं पाते, तो इस वजह से काफ़ी खर्चा उनको हथियार खरीदने में हो जाता है, जबकि उनके गरीबी या लोगों को खाने के लिए रोटी भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ये सारी विशेषताएं हैं जो इन विकासशील देशों में अपने को नज़र आती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरुआत में अपन इसकी परिभाषाएं लिख देंगे, अल्फ्रेड शोवी आप याद रखेंगे, और उसके बाद में माओ की 3 दुनिया की जो उनकी संकल्पना थी वो लिखनी है, उसके बाद ये सब विशेषताएं लिखनी है।